बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है, लेकिन बहुत ही कम ऐसी विभूतियां हुई हैं जिन्होंने खुद इतिहास को बनाया है, इतिहास को रचा है। और एक ऐसे ही युग पुरुष हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका के लिए याद किया जाता है। एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का जो गौरव हमें प्राप्त है, उसमें बाबा साहेब का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। संसद भवन में तमाम प्रतिमाएं उन व्यक्तियों के सम्मान में बनाई गईं जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर अंबेडकर की एक बेमिसाल स्टैच्यू म्यूरल संसद भवन के गरुड़ द्वार पर लगाई गई है। देश की एकजुटता बनाए रखने के लिए अथक और अतुलनीय प्रयास करने वाले सरदार पटेल के साथ उनकी म्यूरल संसद के गरुड़ द्वार पर लगाई गई है। दोनों को संसद भवन में एक साथ लगाया गया है और 2024 में ही हमने संविधान को अंगीकार किए जाने के गौरवशाली 75 साल भी पूरे कर लिए हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने न सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के इन स्टैच्यू म्यूरल्स को बनाया है, बल्कि जो बाकी गैलरीज हैं संसद भवन में, उसमें भी इनका बड़ा योगदान है। हमारे साथ है मूर्तिकार नरेश कुमावत जी। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेश जी, हमारे पीछे हम देख रहे हैं इतना विशाल आकार, ये जो म्यूरल है यहाँ डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल का, थोड़ा मैं चाहूँगी आप इनकी खासियत के बारे में बताएं। क्या इनकी लंबाई चौड़ाई है और खासियत क्या है इनकी? लगभग 19 फुट का पंचधातु ब्रॉन्ज में ये म्यूरल हमने बनाया। जब हमें इसको बनाने और डिज़ाइन करने के बारे में कहा गया तो उस वक्त तक समय की कुछ सीमाएं ऐसी तय हो गई थी कि बहुत ही अल्प समय में हमें इसको तैयार करना पड़ा, रिकॉर्ड टाइम मैं कहूँगा। 19 फुट के इस म्यूरल को मैं अगर आंकूँ तो आप अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 150 फीट ऊंची मूर्ति का ये चेहरा है और उस चेहरे के प्रोपोर्शंस और उनके पर्सपेक्टिव को इतने कम स्पेस के अंदर दिखाना अपने आप में एक चैलेंज था। बिना किसी मॉकअप के डायरेक्ट 1:1 स्केल मॉडल हमें बनाया हमने और इसको यहाँ पे मल्टीपल पीसेस में ला करके स्थापित किया, जो आज आपके सामने है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो काम है ना नरेश जी, इसके पीछे की कहानी बहुत कम लोगों को पता है और इस संसद भवन का हर कोना अपने आप में कोई ना कोई कहानी लिए हुए है। आपने बताया कि 19 फीट का ये चेहरा है और करीब हम देखें तो अगर 150 फीट से ऊंची की आप मूर्ति बनाएंगे तो उसमें इतना बड़ा चेहरा लगेगा, यानी अपने आप में काफ़ी बड़ा आकार। थोड़ा सा अगर आप बताइए कैसे डिसाइड हुआ कि इतना बड़ा हमें फ्रेम चाहिए, इतना बड़ा आकार का बनेगा, कैसे बनेगा, किस धातु का बनेगा, ये सारे डिसीजंस कैसे हुए थे? इस जगह को देखते हुए अनुपात डिसाइड किए गए थे कि इतना सर्किल होना चाहिए ताकि पर्सपेक्टिवली एक दूसरे की समरूपता के साथ वो दिखे और ना ज़्यादा बड़ा दिखे ना ज़्यादा छोटा दिखे इस दीवार के अनुपात के हिसाब से। जब ये सर्किल डिसाइड किया गया तो ऐसा पिक्चर निकालने की बात हुई कि कितनी पिक्चर्स, लगभग 300-350 पिक्चर्स हमने देखे, जिनके अंदर से ये एक पिक्चर को हमने इस तरह से तैयार किया कि सरदार पटेल साहब और बाबा साहब दोनों संविधान के जनक और लौह पुरुष सरदार पटेल दोनों को एक ही फ्रेम में अगर दिखाएं तो कैसे दिखे। जब वो स्केच तैयार किया गया तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आदरणीय श्री गोविंद मोहन जी के समकक्ष रखा गया। जब उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक लगेगा तो हमने उसकी क्ले मॉडलिंग शुरू करी। क्ले मॉडलिंग करने के बाद में इसका लॉस्ट वैक्स का एक प्रोसेस होता है, उस लॉस्ट वैक्स में हम इसको लेके गए। वैक्स में माइन्यूट डिटेल की गई, पूरी कमेटी बनाई गई। वो लोग स्टूडियो पर आते थे, समय समय पर देख करके उसको चेक करते थे कि इसकी रूपरेखा, इसके नैन नक्श सारे एकदम वैसे हैं जैसे होने चाहिए, और मैं उसमें सफल रहा। आपने बात की नैन नक्श और चेहरा भाव, एक एक चीज़ पर काफ़ी ध्यान दिया गया था। कैसे डिसाइड हुआ कि ये चेहरा और ये भाव, इसके पीछे किस तरह का मंथन हुआ था और कैसे डिसीजन हुआ था, आखिरी फैसला कैसे लिया गया था? पार्लियामेंट संविधान का मंदिर है, संविधान के जनक बाबा साहब अम्बेडकर हैं। बहुत ही सोबर और मैच्योर फेस हमें दिखाना था, इसके अंदर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये किसी पार्क में लगने वाली मूर्ति नहीं थी। ये मूर्ति एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे देश की हर योजना को तैयार किया जाता है बेस्ड ऑन बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशंस। सो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक मैच्योर फेस तैयार किया जिसको इस पूरी आर्ट के साथ, पूरी बिल्डिंग के साथ हम जेल कर सकें। कितना समय लगा था और क्या क्या चैलेंजेस रहे उस समय के अंदर? तो जैसा मैंने बताया कि बहुत कम समय था जिस वक्त हम निर्माण कर रहे थे और मौसम की अपनी एक अनुरूपता थी क्योंकि सर्दियों से निकल के हम गर्मियों की तरफ आ रहे थे और अचानक से ये काम मुझे कहा गया कि आपको ये काम करना है। सो हार्डली आई थिंक आई गॉट 30 to 35 days टू कंप्लीट दिस ममूथ वर्क।
जो कि अपने आप में बहुत कम समय था। राइट फ्रॉम स्केचिंग टू मेकिंग मॉडल, क्ले मॉडल से लेकर के फिर वैक्स का बना करके भट्टी में पकाना और पका करके ढलाई करके यहाँ मल्टीपल पीसेस में ला के जोड़ना, क्योंकि ये बिल्डिंग उस वक्त फिनिशिंग की कगार पे थी जब हम ये काम कर रहे थे। तो यहाँ पे जितनी सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए थी वो नहीं होते हुए भी इस काम को हम लगा पाए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। बिल्कुल। जब फेशियल एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे थे तो आपने बातों में बताया था कि 300 से ज़्यादा इमेजेस कहीं ना कहीं देखी गई थी उस एक्सप्रेशन के लिए, और जहाँ तक रिकॉर्ड टाइम की आप बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए समय की पाबंदी ना हो तो ये कितने समय में तैयार होता है? और क्योंकि समय को अगर आप थोड़ा सा हमें बताएंगे ना तो उससे हमें उसके चैलेंज का भी पता लगेगा कि चुनौती कितनी बड़ी थी और कैसे तेज़ी से, क्या दिन रात एक करनी पड़े इस काम को पूरा करने के लिए। जनरली इस तरह के काम में 3 से 4 महीने का समय लगता है, इतने बड़े काम में उसको बनाना, लगाना और प्रिसाइज उसको रखना, क्योंकि जब हम भट्टी में किसी भी मोल्ड को लगाते हैं और जब उसकी ढलाई करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि किस तरह की ढलाई निकलेगी। तो ये किस्मत की बात होती है कि वो उस वक्त जब हमने पहला अटेम्प्ट किया और पहले अटेम्प्ट में हमारा एक काम खूबसूरत निकल के आया और हम एक एक टुकड़े को असेंबल कर पाए। तो एक दिन पे हमने 3 दिन में कन्वर्ट करना पड़ा कि किस तरह से डे एंड नाइट हम शिफ्ट में काम करें और इस काम को अल्प समय के अंदर ही हम पूरा कर पाएँ। सो 3 से 4 महीने इस तरह के काम में लग जाते हैं। नरेश जी, बहुत सारे आपके ऐसे काम हैं जिनका जिक्र मैं अभी करूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी वो पल आप हमें बताएं, क्योंकि अपने आप में एक नया इतिहास बन रहा था जो एक सुनहरे भविष्य को लेकर साथ चलेगा, यानी हमारा ये संसद भवन। जब आपको पता लगा कि आपको इतनी अहम जिम्मेदारी मिली है और चुनौतीपूर्ण काम है, हम जानते हैं कि 1967 में संसद भवन परिसर के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति BV वाघ ने लगाई थी, उन्होंने बनाई थी, और अब ये जिम्मेदारी आपके हाथों में थी, तो कितना गौरवशाली वो पल था और कैसा अनुभव रहा? देखिए, किसी भी कलाकार के लिए वर्चुअल ब्रेक मिलना उसके जीवन का सबसे सुखद क्षण होता है। जैसे मैंने बताया कि इस तरह के काम 3 से 4 महीने में किए जाते हैं, बट जब मुझे कहा गया कि 30 दिन में ये काम करना है तो मैंने उसको नहीं सोचा कि इसमें कठिनाई कितनी होगी, क्योंकि मेरे लिए वो बड़ा ही गौरवशाली पल था ये अपॉर्चुनिटी मिलना, और मैं इसको किसी भी तरह से निभा देना चाहता था। भगवान का आशीर्वाद रहा, सारे डिपार्टमेंट के जो लोग थे उनका एक साथ रहा और हम इस काम को कर पाए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जन्म से पहले के मूर्तिकार वाघ साहब, जिन्होंने प्रेसिडेंट मॉन्यूमेंट्स भी बनाए हैं, उनके बस्ट वगैरह भी बनाए हैं, उनके काम के साथ आज मेरे काम की भी तुलना की जाती है। तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। और नरेश जी, जो हम देख पा रहे हैं ना, यहाँ दरवाजे, गरुड़ द्वार पे ये लगा हुआ है म्यूरल डॉक्टर अंबेडकर का और सरदार पटेल का। इन दरवाज़ों में से एंट्री होना तो इनकी मुश्किल थी। मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ, क्या वो चुनौतियाँ थी? इन्हें अंदर लाया गया, कैसे आप लोगों ने इतना ऊपर इसको लगाया, और क्या ये पीसेस में बना था, कैसे हुआ था ये काम? सो बेसिकली ये दरवाजे छोटे हैं और मेरा म्यूरल बड़ा है, तो जब हम स्टूडियो से लेके चले तो ये अपने आप में चैलेंज था, क्योंकि हम हमारे हिसाब से, क्योंकि उस वक्त तक ये चौखटें लग रही थी जब मैं देख के गया था, लेकिन क्योंकि उनका काम बहुत अल्प समय में उन लोगों ने ख़त्म किया, जब यहाँ पहुँचे तो ये म्यूरल बड़ा था, दरवाजे छोटे थे, हमें काटना पड़ा, काट करके फिर मल्टीपल पीसेस में अंदर ला करके फिर एक एक टुकड़े को उठा के लगाना पड़ा। एक एक टुकड़ा भी बहुत भारी था, 600-700 किलो का एक टुकड़ा, 6-7 टुकड़े ऐसे बने। स्ट्रक्चर इंजीनियर से इसका बैकग्राउंड का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाना पड़ा कि हैंग करेंगे तो किस तरह से हैंग करेंगे, चैन पुली कैसी होगी जिससे एक एक टुकड़े को लगाया जाएगा। लगाया, फिर उसके अलाइनमेंट को हमने किया। आजकल टेक्नोलॉजी का हम काफ़ी एज ए स्कल्पचर आर्टिस्ट काफ़ी सहारा लेते हैं कि किस तरह से टोटल स्टेशन जैसी मशीन से इसका प्रिसीजन हम निकाल सकें, ताकि दोनों तरफ के म्यूरल अपने आप में बैलेंस लगे, कोई ऊपर नीचे ना लगे। और मेरे जो टुकड़े मैं लेके आया वहाँ से, उनको दोबारा काट करके दोबारा लगाना, वो उसमें भी हम कहीं डिस्टर्ब ना हो, तो हमने इस तरह से इसमें सफलता अर्जित की। ठीक है। आपका स्टूडियो मानेसर में है जहाँ काम हुआ, क्योंकि जो लोग आपके साथ थे उनका भी एक तरह से मनोबल भी बढ़ा के रखना था और मैं कहूँ कि मोटिवेट रखना था इस काम के लिए। आप तो समझ रहे थे कि आप कितने बड़े गौरवशाली पल आपके लिए है और कितना वो प्राउड मोमेंट है, काम कितना बड़ा है। उन सब के बीच में आप कैसे उस भावना को जगा के रखते थे, जितने कारीगर थे आपके? मेरे साथ लगभग 300 कारीगर, मैं भी एक कारीगर ही हूँ, हम मिलकर के काम करते हैं। ये मौका जब मैंने मिला तो मेरी टीम के साथ मैंने चर्चा की कि हमें रिकॉर्ड टाइम में इस काम को करना है। मेरा काम, मैं मानता हूँ, कोई फैक्ट्री प्रोडक्शन नहीं है कि मैं ऑर्डर दे करके चला जाऊँ और फिर बच्चे करते रहें काम। उनके साथ जुटना, उनके साथ उस काम को करना और उस काम को जीना,
अपने आप में एक उदाहरण बना, जो कि इस काम को हम लगाने में सफल हुए। 25 से 30 कारीगरों की मेरी टीम इस काम को करने में दिन रात लगी रही, उनके साथ मैं खुद भी लगा रहा। आप कुछ वीडियोज़ में देखेंगे जब मैं फाइनल टचअप खुद अपने हाथ से कर रहा था इसके ऊपर, वेल्डिंग से लेकर के इसके फाइनल कलर करना, तो वो सारा काम मैंने जब खुद किया तो एक वर्कर्स के लिए मोटिवेशन होता है, साथ के कारीगरों को मोटिवेशन होता है कि हम वो जब मैं खुद लगाऊं उनके साथ, तो वो दे केप्ट सपोर्टिंग मी एंड वी हैव डन इट। नरेश जी, कोई एक ऐसी बात जहाँ पे आपको लगा हो कि नहीं मुश्किल है, या कहीं होता है ना कि लगता है कि हाँ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो कोई पल आया था क्या इस पूरी यात्रा के दौरान? जी हाँ, ऐसा एक बार हुआ कि जब बाबा साहब के फेशियल एक्सप्रेशंस को लेकर के और काफ़ी निराशा व्यक्त की जा रही थी, क्योंकि जब मैंने बताया कि 3 चरणों में ये काम होता है, पहले क्ले मॉडलिंग, उसके बाद में वैक्स और उसके बाद में मेटल की कास्टिंग। जब क्ले मॉडलिंग हम कर रहे थे तो उस क्ले मॉडलिंग में हमने देखा कि फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि वो मोनोलिथिक था और उसका कलर अलग था, तो सभी देख करके कि नहीं ये कलर ऐसा नहीं हो सकता। सो आई हैड टू कन्विंस देम कि नहीं आप कास्ट होने दीजिए, जब कास्ट होगा उसके बाद आप देखेंगे तो यू विल फील द ओरिजिनल इमेज, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट मैं इसको इमेजिन कर पा रहा था। तो जब वो कास्ट करके देखा तो मैं सफल रहा। त्रुटियाँ कई बार ऐसी छोटी छोटी रह जाती है, जैसे मैं बताऊँ कि इनका आप देख रहे हैं टाई, तो टाई के नीचे से मैंने कोट का वो ले दिया था कॉलर, और उसको हमारे सेक्रेटरी साहब ने पकड़ लिया था लास्ट मोमेंट पे, एंड इट वाज अ वेरी एम्बरेसिंग मोमेंट व्हेन ही सेड कि इसको इम्प्रूव करो। तो फिर उसको रातों रात कटिंग करके फिर दोबारा वेल्डिंग करके जोड़ना चैलेंजिंग था, बट हमने कर दिया उसको। नरेश जी, आपने समुद्र मंथन को लेकर भी एक गैलरी में पूरा शोकेस किया हुआ है उसको, समुद्र मंथन को भी। बाकी जो काम आपके संसद भवन के अंदर रहे हैं वो किस तरह से अलग है? देखिए, समुद्र मंथन अपने आप में एक बड़ा काम था, हमारे लिए चैलेंजिंग था। सर्दियों के दिन थे, एक एक टुकड़े को लगाना, मैंने बताया 46 टुकड़े थे, हम सब टुकड़ों को यहाँ लेके आए, असेंबल किया। उसके बाद काफ़ी सारे काम यहाँ करने के बाद में जब डिपार्टमेंट के लोगों को ये भरोसा हुआ कि हम कर मैं कॉम्पिटेंट हूँ, तो काफ़ी सारे कामों में उन्होंने मुझसे अपनी राय मांगी और काफ़ी सारे कामों में सुधार करने का मौका मिला। सो वी केप्ट डूइंग दैट। नरेश जी, सबसे बड़ी शिव जी की मूर्ति वो बनाने का रिकॉर्ड भी आपके नाम है, थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बताएं, वो अनुभव कैसा था? भगवान शंकर की 370 फीट ऊंची, सरदार पटेल साहब के बाद में भगवान शंकर की 370 फीट ऊंची मूर्ति बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, जो नाथद्वारा राजस्थान में स्थापित की गई। मदन पालीवाल जी एक हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने उस मूर्ति को स्पॉन्सर किया। इनफैक्ट मैं सच कहूँ तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी मशीनें खरीद के दी टेक्नोलॉजी में, ताकि मैं एज ए कलाकार आगे बढ़ सकूँ। वो मूर्ति बनाना भी अपने आप में एक चैलेंज था, बट हमने रिकॉर्ड टाइम में उस काम को किया। उस मूर्ति के अंदर एलिवेटर्स हैं, म्यूजियम्स हैं, आज आप जाके देखेंगे तो आप शिव को शिव के साथ जी सकेंगे उस मूर्ति में। नरेश जी, आपने 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि 84 देशों में काम किया है। आपकी कला की जो तारीफ़ है वो कहीं ना कहीं दुनिया भर में होती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आप बताएं। पहले मैं चाहूँगी पहले आप डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बताएं। जिनेवा, उज़्बेकिस्तान, US, आपने डॉक्टर अम्बेडकर को वहाँ पे भी पहुँचाया है अपनी कला के रूप में, तो वहाँ किस तरह का काम रहा? मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ। मुझे जब भी इन तरह के काम करने का मौका मिला, तो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा होता है उसको फ्रीडम मिले, और वो फ्रीडम जब मुझे मिली तो मैंने थोड़े से कन्वेंशनल पोस्चर बाबा साहब के हैं उनको से हट करके पोस्चर्स बनाए। जैसे जिनेवा में हमने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हाथ में दे करके हाथ को नीचे रखते हुए और बाबा साहब को मूवमेंट करते हुए दिखाया। बस्ट स्टैचू उज़्बेकिस्तान में हमने लगाए, मॉरिशस में हमने लगाए, USA में हमने लगाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिछले साल संविधान दिवस के दिन और आदरणीय प्रेसिडेंट साहिबा ने उसका इनॉग्रेशन किया था। वो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक पोस्चर कि बाबा साहब पूरे वकील वाले गाउन में हैं और कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के इस फेसिंग टुवार्ड्स सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह के काम मुझे करने का बहुत सौभाग्य मिला। तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा लीक से हटके जितने भी काम हमने किए आज उनको सराहा जा रहा है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि अब हम एक नए और उज्जवल भारत का सपना भी देख रहे हैं, 2047 तक विकसित भारत, जिनमें कलाकारों की भी अपनी भूमिका है। आप तमाम देशों में जाकर अपनी कला के ज़रिए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं चाहूँगी जो नए कलाकार हैं, जो आपके काम से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, कुछ संदेश आप उसके लिए देना चाहेंगे? देखिए, जैसे हम एक समय था राजा रवि वर्मा साहब का,
उसी समय से अगर मैं बात करूँ उससे आगे बढ़ते हुए, जैसे आपने अभी जिक्र किया वाघ साहब का, ये सब ट्रेडिशनल स्कल्पचर्स रहे और इन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक काम किया, जो हम आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बनते हैं कि किस तरह से हम उनके काम को देखते हुए बड़े काम करें और उसी तर्ज पे काम करें जिस तरह से उनके काम को सराहा जा रहा है। और जहाँ तक कि सवाल अपने आप में परफेक्शन का है, तो किसी भी आर्टिस्ट को ये तो कभी भी घमंड ना हो कि वो परफेक्ट है, बिकॉज अगर आप अजंता अलोरा जाके देखते हैं तो हमारा परफेक्शन अभी बहुत पीछे है। वो बिना किसी टेक्नोलॉजी के उन्होंने इतने नायाब काम किए वहाँ पे कि जिनको आज तक कोई समझ नहीं पाया कि वो किए कैसे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें सतत प्रयास करता रहना चाहिए और बड़े काम करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश कुमावत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सन सिटी टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।